हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू क्लास फर्स्ट। तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि क्लास फर्स्ट पे रेगुलर क्लास चलने वाली है, उसी सिलसिले में आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। चैप्टर वन का जो है आज चैप्टर वन का पार्ट फोर होने वाला है। चैप्टर वन का पार्ट फोर हम लोग देखने वाले हैं कि इससे पहले पार्ट थ्री तक हम लोग देख चुके हैं, यानी कि क्लास वन टू और थ्री हम लोग देख चुके हैं। और आज जो होने वाली है चौथी क्लास होने वाली है, जिसका नाम मैंने पार्ट फोर रखा है। ये क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ चुके हैं ये डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डिस्कशन किया था। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो इस क्लास के बाद जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और साथ ही साथ सिलेबस ज़रूर देखिएगा। सिलेबस जो मेरे द्वारा डिस्कशन किया गया है पॉलिटिकल साइंस का, काफ़ी अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन करके डिस्कशन किया गया है। ऐसा डिस्कशन आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिलने वाला है, इसलिए जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, कि किस तरह से क्यूबा में मिसाइल संकट उत्पन्न होता है और कैसे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच किस तरह से वो जो शीत युद्ध थी, काफ़ी ऐसा लग रहा था उस समय कि अब तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, और इसको किस तरह से कम किया गया, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। उसके बाद गुटनिरपेक्षता दो ध्रुवीय विश्व को चुनौती जो दी गई, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं, जो भी जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो भी देश हैं, उनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। उनको जो है तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली जो हो गया, पहली पश्चिम को कहा जाता है, ठीक है? जो पश्चिम यूरोप के जो देश थे, जो पश्चिम यूरोप के देश थे, वो खुद को पहली दुनिया के देश मानते थे या उनको कहा जाता था। वहीं अगर दूसरी दुनिया कहे या सोवियत खेमे के देश कहे, तो पूर्वी यूरोप के वो देश जो सोवियत संघ के नियंत्रण में थे या जिनका प्रभाव सोवियत संघ पे था, वो कुल 9 देश थे। इनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश है उनको तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक या जनक थे, कुल 5 देशों का नाम आता है, जिसमें से भारत, उसके बाद इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट, मिस्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, और भारत, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और यूगोस्लाविया। ये 5 देशों का ज़िक्र आता है जिनके जो संस्थापक माने जाते हैं। और इसके बारे में जानकारी रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसी के अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो बैठक हुई, जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो इम्पोर्टेंट बैठक हुई या सम्मेलन जो हुई, ये कहाँ-कहाँ पे हुई थी और कब-कब हुई, इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। और आने वाला जो सम्मेलन है 2023 में, शायद हो सकता है पूछा जाए, इसके बारे में भी ज़िक्र किया गया है। तो आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा था? जैसे-जैसे इसमें दुनिया के और भी देश जुड़ते गए, उनका राजनीतिक विचारधारा अलग था, राजनीतिक तर्क अलग था। इस वजह से इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आया। लेकिन अंततः ये यही होता है कि किसी भी गुट में न जाने का ये आंदोलन होता है। उसके बाद नव स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? जो नए अल्प विकसित देश थे, नए-नए आज़ाद हो रहे थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैसे देश जो नए-नए आज़ाद हो रहे थे और वो अल्प विकसित थे या अविकसित कह लेते हैं, इनके लिए एक अलग से यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 4 प्रस्ताव को पेश किया गया था। इस 4 प्रस्ताव में लिखी गई थी, इन जो देश थे, इनके बारे में लिखी गई थी कि कैसे इनका व्यापार है, वो अच्छा हो सकता है, कैसे ये डेवलप कर सकते हैं। और जो बड़े-बड़े देश थे, जो इनके संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखे हुए थे, उनको हटने के लिए वहाँ से कहा गया, या ऐसा कहा गया कि जो अल्पविकसित देश होंगे, उन्हीं का नियंत्रण होगा अपने संसाधनों पर। इसको काफ़ी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके पीछे का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, इसके बारे में भी मैंने बताया है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूँ, जो यहाँ पे पॉलिटी की क्लास चल रही है, पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, आप सबको पता है कंटिन्यू है। और यहाँ पे जो है 2 पॉलिटिकल साइंस की सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं, तो 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस की। पहली बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन
विश्व राजनीति। और वहीं पे दूसरी बुक है, उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस दोनों के बारे में पढ़ना है आपको बारी बारी से। वहीं पे मैंने अपने सिलेबस में, जब मैं सिलेबस का डिस्कशन कर रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे सिलेबस खत्म होने के बाद जो पहली बुक है ये चलने वाली है और चैप्टर 1 से चलेगा। हालांकि एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 1 हटा दिया गया है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, खासकर अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूँ, तो वहां पे क्या होता है कि ये सिलेबस को, यानी इस चैप्टर को हटाया नहीं गया है। अगर कोई अगर अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। वहीं अगर और भी चैप्टर है, यहाँ से चैप्टर 3 को भी हटाया गया है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ऐसा नहीं हटाया गया है। और जो भी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होगी। जो आधार बुक, जो बेस बुक रहने वाला है, वो एनसीईआरटी ही रहने वाला है, इसी से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है क्लास को हम लोग शुरू करते हैं कि जो शीत युद्ध के दौरान जो है भारत की भूमिका क्या रही थी। बेसिकली शीत युद्ध के दौरान भारत ने क्या-क्या किया था, जिस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, जो शीत युद्ध का दौर था 19 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध का दौर चला था, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, आप सबको पता है। तो उसके बाद भारत की भूमिका क्या रही थी। भारत ने एक अलग विकल्प चुना था, जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, या गुटनिरपेक्षता की नीति कही जाती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत नेता था, चूंकि यह जनक था इसलिए इसको नेता भी कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। ये स्तर कौन-कौन से थे, और इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूं मैं अपने क्लास में। खुद को दोनों गुटों से अलग रखा था, यानी कि जो 2 गुट थे, पहला गुट था यूएसए का और दूसरा गुट था यूएसएसआर का। इस दोनों गुटों से भारत ने खुद को अलग रखा और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई थी। दूसरी भूमिका भारत की क्या रही थी कि उपनिवेशवाद से जो भी देश आजाद हुए थे, जो भी नए-नए देश आजाद हुए थे, उनको किसी भी गुट में जाने से रोकना, या यदि वो गुट में जाते हैं तो उसका विरोध करना। भारत ने ये नीति अपनाई थी। ठीक, भारत ने ये दोनों नीति अपनाई थी, और भारत ने काफी इंपॉर्टेंट नीति अपनाई थी, क्योंकि भारत के एजेंडे में ये था, आपको नीति निर्देशक सिद्धांत, जो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किया गया है। यह जो है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। भाग 4, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 36 से 51 के बीच इसका जिक्र किया गया है। और ये 51 जो है ना, यह बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड। अनुच्छेद 51 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो भारत ने ये इसलिए ये भी नीति अपनाई थी, भारत ने यह नीति इसलिए भी अपनाई थी कि ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रह सके, विश्व में किसी तरह का उत्पाद ना हो। वैसे ही जब शीत युद्ध चल रहा था तो 2 गुटों में दुनिया बटी हुई थी, तो काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिला था, और भारत हमेशा से शांति चाह रहा है। और नेहरू जी के एजेंडे में भी ये बात थी कि भारत शांति के रास्ते पे चले, तभी भारत को डेवलप किया जा सकता है। भारत को आर्थिक आर्थिक मसले पे भी भारत को आगे लाया जा सकता है। तो ये नेहरू जी की रणनीति रही थी। ठीक, पहला तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भूमिका रही। उसके बाद भारत ने क्या किया कि 2 गुटों के बीच जब भी कभी मतभेद हुए थे तो उसमें बचाव का काम किया, उसको कम करने की कोशिश की। और इसका एग्जाम्पल जो है नेहरू जी ने किया था कोरिया युद्ध। इसका जो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोरिया युद्ध आपको पता होगा, जो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हुआ था। ठीक, 1950 से 53 के बीच में, 1950 से 1950 से 1953 इसके बीच जो हुआ था, नेहरू जी ने इसकी मध्यस्थता की थी। और यहाँ जो उपजे तनाव हुए थे, जहाँ उत्तर कोरिया को नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, वहीं साउथ कोरिया को जो सपोर्ट कर रहा था यूएसए कर रहा था, और इसी वजह से भी यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ था। और इसको कम करने में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत अपने साथ जो देश थे, भारत के साथ जो भी देश थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में,
उन सबको भी इस सारे कामों में एंगेज रखा था भारत चाहता था कि कम से कम वो लोग युद्ध नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम जो युद्ध से उत्पन्न जो संघर्ष से जो भी टेंशन उत्पन्न हुआ उसको कम कर सकते हैं, ये भारत के एजेंडे में था उस समय। उसके बाद तीसरा जो था, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत ने सक्रिय रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने काफ़ी कोशिश की और ये वैसे संगठन थे जो दोनों गुटों से अलग थे। अगर इसका अगर एग्जाम्पल दे तो यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक ना? तो यूनाइटेड नेशन ये दोनों गुटों से अलग था और भारत ने इसको सक्रिय रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया। और उस समय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी ये सब भी अस्तित्व में आ ही चुके थे, तो इस सब को भी सक्रिय रखने में भारत ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नीति थी, गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी, इससे भारत को बेनिफिट क्या-क्या हुआ? भारत को 2 बेनिफिट हुआ, मतलब बहुत सारे बेनिफिट हुए, लेकिन कम से कम 2 बेनिफिट है जो गिनाए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, जो भी एक्सपर्ट है उनके द्वारा गिनाए जाते हैं कि कम से कम 2 बेनिफिट हुआ भारत को इस नीति की वजह से, ठीक है? पहला बेनिफिट क्या हुआ कि भारत अपने हितों में अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका, यानी कि भारत अगर किसी गुट में चला जाता तो उस गुट के हिसाब से उसको फैसला लेना पड़ता और नीति उस गुट के हिसाब से बनानी पड़ती, लेकिन भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। इस वजह से भारत अपने हितों में भारत के लिए जो भी अच्छा था, भारत उसको ध्यान में रखते हुए, भारत के नागरिकों के लिए जो भी चीज़ें अच्छी थी, जो भी बातें अच्छी थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत फैसला ले सका। और दूसरा क्या था, यदि एक महाशक्ति भारत के खिलाफ चली जाती तो भारत दूसरी महाशक्ति के करीब जाने की कोशिश कर सकता था, ताकि भारत को किसी भी बात का भय न हो, किसी भी बात का डर ना हो। तो ये 2 फायदा हुआ भारत को कम से कम, ठीक। वहीं इसकी नीति की आलोचना भी की जाती है। भारत को फायदा तो हुआ, बेनिफिट तो हुआ, लेकिन जो आलोचक है भारत की इस नीति की आलोचना भी करते हैं। आलोचना करने के कारण जो है, ये 2 कारण है। वो कहते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है सिद्धांत विहीन है। भारत कहता है कि वह गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है और दोनों गुटों में से किसी भी गुट में न जाने की बात करता है। और भारत की इसी बात का तर्क देते हुए जो आलोचक हैं, इस नीति को सिद्धांत विहीन बताते हैं, यानी कि यह सिद्धांत, भारत अपने ही सिद्धांत पे खड़ा नहीं उतरता। इसके रीज़न क्या-क्या है, कारण क्या-क्या है? अपने हितों की सुरक्षा के लिए जो भारत है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले जो भी हुए थे उस पे मौन रहा था और इसका एग्जाम्पल जो है, एक तो स्वेज नहर वाला था, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, स्वेज नहर वाला था। और दूसरा तो था हंगरी पर यूएसएसआर का आक्रमण, हंगरी पर सोवियत संघ का, यूएसएसआर का आक्रमण। हंगरी पर यूएसएसआर का आक्रमण। वहीं पे दूसरा कारण क्या दिया जाता है, जैसे भारत ने नए-नए देश जो आज़ाद हुए थे, जिसको नव स्वतंत्र देश कहा जाता है, वो नए-नए देश जो आज़ाद हुए थे, उनको किसी भी गुट में जाने का विरोध कर रहा था। लेकिन आलोचकों का ये तर्क है कि भारत 1971 में सोवियत संघ के साथ जो 20 वर्ष की भारत संधि करता है, 20 वर्ष की मित्रता की जो संधि की जाती है, यह भारत के द्वारा क्यों की जाती है, जबकि भारत तो किसी गुट में था ही नहीं। तो ये 2 कारण दिया जाता है आलोचकों के द्वारा कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो है बिल्कुल सिद्धांत विहीन है। इससे परे भारत को बहुत सारा फायदा हुआ। और 1971 की एक बात ये भी थी कि जो पाकिस्तान था, वह सीएटो और सेंटो नामक संगठन में शामिल हुआ था। यह एक सैन्य संगठन था। यह एक सैन्य संगठन था जो एशिया में बनाया गया था। किसके किसके द्वारा? एक का नेतृत्व यूके कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। तो पाकिस्तान को ये श्योरिटी दी गई, ये गारंटी दी गई, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो दिख नहीं रहा हो तो ठीक है, एक स्लाइड ले लेते हैं। जो सीएटो और सेंटो नामक संगठन था, सीएटो और जो सेंटो नामक संगठन था, यह एक सैन्य संगठन था जो शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? एक का नेतृत्व यूके कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व यूएसए कर रहा था, और पाकिस्तान इस दोनों संगठन में शामिल हो गया। जो पाकिस्तान था इस दोनों संगठन में शामिल हो गया और भारत ने इसका काफी विरोध भी किया था। और इस वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते जो थे, ये थोड़े इसमें कमी आई थी। इस वजह से भी कि भारत चाहता था कि पाकिस्तान को अमेरिका शामिल ना करे, लेकिन
पाकिस्तान को अमेरिका अपने संगठन में शामिल कर लेता है और श्योरिटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है अमेरिका के द्वारा कि पाकिस्तान पे युद्ध होने की कंडीशन में अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करेगा। और ये बात जो आती है 1971 में, जब आपको पता होगा बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो उस समय इस संधि की वजह से, सिएटो और सेंटो नामक संधि की वजह से अमेरिका और यूके, ये दोनों के जो है नेवी शिप, यानी ये दोनों आते हैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए। उसी समय भारत जो करता है 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि करता है, जिसके तहत उसमें भी एक बात थी कि ये आश्वासन दिया जाता है सोवियत संघ के द्वारा भारत को कि अगर भारत पे आक्रमण होता है तो सोवियत संघ उसकी मदद में आएगा। और 1971 में ऐसा ही हुआ था। भारत पर आक्रमण के लिए अमेरिका और यूके का जहाज चल गया, जैसे अमेरिका का 7वां बेड़ा था और यूके का ईगल नामक था। तो ये दोनों जब आता है तो उसके बाद सोवियत संघ अपने परमाणु पनडुब्बी को भेजता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से ही जो युद्ध था, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत पे युद्ध नहीं किया था, भारत के साथ युद्ध नहीं किया था, भारत को मजबूर नहीं किया था। उस समय सोवियत संघ का साथ था, उस समय सोवियत संघ ने भारत को भरपूर साथ दिया था। तो यही दो रीजन थे, इसलिए भारत ने संधि की थी। उसके बाद ये जो दो बातें हैं, दो जिक्र आया है किसका, स्वेज नहर का और हंगरी पर यूएसएसआर का आक्रमण, ये था क्या? जो स्वेज नहर था, ठीक है, जो स्वेज नहर था, इस पे इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 1858 में क्या होता, 1854 था या 58 था, 54, 1854 में क्या होता है, एक प्रस्ताव आता है। इसके द्वारा फ्रांस के राजनयिक थे लेसिप्स नाम था उनका। क्या नाम था? लेसिप्स, ठीक है, लेसिप्स, लेसिप्स नाम था, लेसिप्स कैसे भी कह लीजिए, लेसिप्स या लेसिप्स ये नाम रहता। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया किसका, स्वेज नहर का। प्रस्ताव किसका देता है कि एक नहर बनाया जाए, और कहाँ पे, मिस्र में स्वेज नहर बनाया जाए। उसके बाद 1859 में स्वेज नहर कंपनी का निर्माण होता है, स्वेज नहर कंपनी का निर्माण होता है। अच्छा, ये जो प्रस्ताव दिया जाता है, चूंकि ये फ्रांस के थे, यह जो थे फ्रांस के थे, तो फ्रांस ने क्या किया था कि वित्तीय मदद की थी, वित्तीय मदद की थी, और जहां पे बनना था, कहां पे बनना था, मिस्र में बनना था, तो मिस्र का जमीन था, तो दोनों का एग्रीमेंट होता, यानी कि दोनों का हिस्सा था उस नहर में। हिस्सा जो होता है मिस्र का भी होगा, और इस नहर में जो हिस्सा जो होगा ये फ्रांस का भी होगा। उसके बाद 1810 वर्ष बाद 1869 में ये नहर जो है बनकर तैयार हो जाता है, स्वेज नहर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, स्वेज नहर कंप्लीट हो गया, ठीक। 1875 में क्या होता है कि जो मिस्र में, ठीक है, मिस्र में जो शासन थी, जो सत्ता थी, ऑटोनोमस साम्राज्य जिसको बोलते हैं, वो लड़खड़ा गई, ठीक है। मिस्र की सत्ता लड़खड़ा जाती है। उसके बाद मिस्र जो है अपना शेयर, उसके बाद ये जो है मिस्र जो है अपना जो शेयर था, स्वेज नहर निर्माण में जो भी शेयर लगा था, जो भी पैसा था, यह ब्रिटेन को बेच देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्रोनोलॉजी। 1875 तक मिस्र ने क्या किया, अपना जो शेयर था ब्रिटेन को बेच दिया। अब जो है स्वेज नहर पे आधिकारिक जो कब्जा हो गया, स्वेज नहर पे आधिकारिक रूप से किसका स्वामित्व हुआ? यह तो फ्रांस का था ही, क्योंकि फ्रांस ने अपना शेयर नहीं बेचा था, फ्रांस का था। और किसका हो गया? ब्रिटेन का हो गया। और यही दोनों जो देश थे ये टैक्स वसूला करते थे 1875 के बाद, 1875 के बाद। लेकिन होता क्या है 1956 में, 1956 में क्या होता है, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर करके थे, ठीक है, अब्दुल नासिर, हाँ, मिस्र के एक राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। इन्होंने क्या किया, उस नहर का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी। जो नहर था उसका
राष्ट्रीयकरण, यानी कि वो जो नहर था जिसका टैक्स ब्रिटेन और फ्रांस वसूला करते थे, अब इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और इसका टैक्स जो है किसको जाएगा? इसका टैक्स मिस्र को जाने वाला था। और इसी बात का विरोध किया किसने? इसी बात का विरोध फ्रांस और ब्रिटेन ने किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसा लगा हुआ है फ्रांस और ब्रिटेन का, पैसा तो फ्रांस ब्रिटेन का लगा हुआ है। इसी बात का विरोध किया किसने? फ्रांस और ब्रिटेन ने। और इसी के बाद 1956 में क्या होता है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलकर के मिस्र पर युद्ध कर देते हैं, मिस्र पर हमला कर देते हैं। ठीक है, मिस्र पर हमला हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि दुनिया का जो 30% व्यापार है समुद्र के मार्ग से या स्वेज नहर के द्वारा ही होता है, और बहुत ही ज़्यादा टैक्स इससे आता है। और जब राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव रखा गया, इस वजह से दोनों देश नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने युद्ध कर दिया। हालांकि यूएन और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद, यूएन और अमेरिका के यूएसए के हस्तक्षेप के बाद इसको मतलब इस युद्ध को शांत कराया जा सका और स्वेज नहर का कंट्रोल जो है यह दे दिया गया मिस्र को। क्योंकि इन दोनों ने 1875 से ब्रिटेन ने, 1875 की बात करें तो यहाँ से ब्रिटेन ने, और 1869 से फ्रांस ने क्या किया था? इसका टैक्स वसूला था। और यह जो टैक्स का ड्यूरेशन था 99 वर्ष के लिए था और लगभग लगभग पूरा हो ही रहा था, इसलिए यह जो है मिस्र के हवाले कर दिया गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्या था? अब दूसरा मामला क्या था कि हंगरी पर यूएसएसआर ने आक्रमण क्यों किया? तो हंगरी जो था, हंगरी यूएसएसआर के कंट्रोल में था। हंगरी यूएसएसआर की साम्यवाद की विचारधारा को मानता था, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा आंदोलन होता है वहाँ के स्टूडेंट के द्वारा जो साम्यवाद की विचारधारा से मेल नहीं रखते थे, सहमत नहीं रखते थे, और इसी वजह से आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन को सप्रेस करने के लिए, उसी आंदोलन को दबाने के लिए क्या होता है कि फिर 1956 में ही यहाँ पे ये होता है, यूएसएसआर ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया और भारत इस मामले में कुछ नहीं बोलता है। इसलिए भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना होती है। और 1971 के मामले में क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये देख लीजिए। यह जो है यहाँ पे हंगरी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको हंगरी दिख जाएगा। ये जो पार्ट है ये हंगरी का पार्ट है और सोवियत संघ का ये पार्ट हुआ करता था। ठीक, ये पूरा पार्ट सोवियत संघ का था। तो सोवियत संघ को आसानी होती है यहाँ पे आक्रमण करने में, क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा से मेल भी रखते थे और इसी विचारधारा के अगेंस्ट जो है आंदोलन भी हुआ था। इसी वजह से सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था और भारत ने इसकी निंदा नहीं की थी। इसलिए भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना की जाती है जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा। और ये जो है स्वेज कैनाल आपको दिख रहा होगा, ये जो कैनाल है स्वेज कैनाल, यह जो यूरोप को एशिया से व्यापार में जोड़ता है, यूरोप को अफ्रीका से व्यापार में जोड़ता है। ठीक, उसके बाद ये जो तीन है, यूरोप है, एक तो यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका, ये तीनों इससे लाभान्वित होते हैं। तीनों को काफी बेनिफिट होता है, काफी इनका पैसा बचता है और काफी संसाधन भी बचता है। कहते हैं लगभग 7,000 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया इस स्वेज नहर के बनने से। नहीं तो ऐसे करके वापस जाना पड़ता था और फिर भारत की तरफ से व्यापार होता था या और भी जो देश है उनसे व्यापार होता था। यह जो बनाया गया था मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और रेड सी, लाल सागर को कनेक्ट करता है, लाल सागर को जोड़ता है। इतना आपको समझ में आ गया? जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद कई बार जिक्र आया है किसका? गुटनिरपेक्षता का। ठीक, गुटनिरपेक्षता का कई बार जिक्र आ गया है। हालांकि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ गुटनिरपेक्षता एक्चुअल में होती क्या है, लेकिन फिर से देख लीजिए। जो गुटनिरपेक्षता है, यह जो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग वर्ड है, इसके बारे में देखते हैं पहले। दो शब्दों से बन के बना है, गुट और निरपेक्ष। निरपेक्षता या निरपेक्ष कह लीजिए। जो निरपेक्ष है इसका अर्थ होता है अपेक्षा नहीं करना, उम्मीद नहीं करना, अपेक्षा ना करना। ठीक, और गुट का अर्थ होता है जो छोटे छोटे समूह जो होते हैं, छोटे छोटे लोगों का समूह, छोटे छोटे देशों का समूह, इसको गुट कहा जाता है। इस संदर्भ में छोटे छोटे देशों का समूह। तो जो गुट था इसमें ना जाने की, इस गुटों की
अपेक्षा, इस गुटों की अपेक्षा ना करना कि गुट से हमें कोई बेनिफिट होने वाला है, गुट से हमें कोई लाभ होने वाला है, इसलिए एक नीति लाई गई जिसको गुट निरपेक्षता की नीति कही जाती है। और इसका सामान्य अर्थ था, जो भी गुट थे, जो भी दो गुट थे, पहला तो था यूएसए का और दूसरा था यूएसएसआर का। इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए जो भी देश है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। अपने राष्ट्र के हित में जो भी नीति होगी, अपने देश के लोगों के हित में जो भी नीति होगी वो अपना सकते हैं। इसी को गुटनिरपेक्षता की नीति या गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। उसके बाद ये भी एक पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है क्या अभी प्रासंगिक है या नहीं है, क्या अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई वैल्यू है या नहीं है, इसके बारे में बताने के लिए। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर करने के लिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक है या नहीं, ये लेकर के आया हूँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता जो है यह अभी है या नहीं। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जो, यह तो गुटनिरपेक्ष की जो नीति कह लीजिए, ये जो है यह शीत युद्ध के संदर्भ में उपजी थी या शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। रीजन क्या था? रीजन वही था कि दोनों महाशक्तियां अलग अलग गुट बना लेती हैं और अपने अपने गुटों में जो देश होते हैं, छोटे छोटे देश या नए नए देश जो आजाद हुए रहते हैं, उनको अपने अपने गुटों में शामिल करती है। और इसीलिए भारत सहित 5 देशों ने एक अलग नीति अपनाई थी जिसको गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। और यह शीत युद्ध के संदर्भ में ही, या शीत युद्ध के दौरान ही उपजी थी, या शीत युद्ध के दौरान ही आई थी। गुटनिरपेक्षता की जो पहचान है आज भी यह इस बात पर निर्भर करती है कि जितने भी देश उपनिवेशवाद से आजाद हुए, जितने भी देश किसी न किसी देश का गुलाम थे, उससे जो आजाद हुए, इन सब के बीच एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। और ये देश साथ मिलकर, जब ये देश साथ आ सकते हैं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। जाहिर सी बात है ना, 120 देश है, आप सोच करके देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, 120 देश है, ठीक है। 120 देश अगर साथ आ जाए तो क्या नहीं किया जा सकता, क्या नहीं हो सकता है। इसलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह शीत युद्ध के समय में ही इस आंदोलन की नींव पड़ी थी। यह जो गुटनिरपेक्षता की नीति, इसका आशय क्या है? जो भी छोटे छोटे देश, जो भी गरीब देश हैं, इनको महाशक्तियों से दूर रखना। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे महाशक्ति कहाँ से आ गई? तो यूएसए का डोमिनेंट जो है अभी भी दुनिया में, यूएसए अपना डोमिनेंट अभी भी रखता है। वहीं चाइना भी धीरे धीरे उभर रहा है, चाइना का भी प्रभुत्व कुछ देशों पर है, रसिया का भी प्रभुत्व जो है कुछ देशों पर है। तो यह 3 देश बेसिकली जो है अपना अपना कुछ कुछ प्रभुत्व रखते हैं। तो जो महाशक्तियां हैं उनके प्रभाव में जाने से छोटे छोटे देशों को रोकना, इससे होगा क्या कि इससे वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, अपने देश के लोगों के हितों में जो भी नीति होगी, जो भी व्यवस्था होगी, उसको लागू कर सकते हैं। वर्तमान में जो यह आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की जा रही है, विश्व व्यवस्था का विकल्प बनने में, जो भी विश्व व्यवस्था अभी चली आ रही है, 120 देशों का एक समूह है, जाहिर सी बात है अगर सभी साथ आ जाए तो एक विकल्प बना जा सकता है। इनकी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मायने रखने वाली है अगर एक साथ आ गए तो। और इसे लोकतांत्रिक बनाने के संकल्प पे निर्भर है, यानी कि विश्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सके, सरकार का चयन लोकतांत्रिक तरीके से हो सके, इसका फोकस इस पे रहने वाला है। यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो सोवियत, जो रूस है, इसका जो अ, इसकी जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साम्यवाद की व्यवस्था है, ठीक है, साम्यवाद है। चीन में भी साम्यवाद है और वहीं पे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का ये समर्थक है, और रूस और चाइना साम्यवाद के समर्थक है। तो दुनिया के देश लोकतांत्रिक होंगे या नहीं होंगे, ये तो अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, ठीक। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उसके बाद भी यह जो है आज भी प्रासंगिक है, यानी कि आज भी यह लागू है, आज भी इसका अस्तित्व है। और 2023 में इसका जो है 2023 में इसका, एक मिनट बच्चों, 2023 में इसका एक आंदोलन, इसका एक सम्मेलन होने वाला है जो युगांडा में होने वाला है। और इसी बात का जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा जो है कुछ लिखा हुआ जो मेरे पीछे छिप रहा होगा, तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, यूएसए के बारे में लिखा है जो अभी भी पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थक है। वहीं चाइना और रसिया जो साम्यवाद का समर्थक है। और पूंजीवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है, या समाजवाद क्या होता है, इस सब का जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में किया है।
और जो भी हमारे व्यूवर्स नहीं देखें वो जाकर के ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा और सिलेबस का भी लिंक दे दूंगा। तो क्लास जो है यहाँ तक रहने देते हैं। हमारे जो भी नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास फर्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं। यूट्यूब पे जो क्लास होने वाली है सोमवार से शुक्रवार होने वाली है। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे होने वाली है और 8 बजे शाम में क्लास होती है। ये बात आप सबको पता है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको अच्छा लगा होगा, जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उनको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और उस नेक्स्ट क्लास में होने का वाला है, नेक्स्ट क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो अगला क्लास होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो यह जो रहने वाला है क्लास 5th रहने वाला है यानी कि 5वां लेक्चर, और यह जो रहने वाला है क्लास 6 रहने वाला है। इसके बाद हमारा जो ये क्लास है कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अगले अध्याय पे चलेंगे। उससे पहले 2 क्लास कर लेंगे। यहीं तक क्लास रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।